हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की अगली क्लास। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज है 17 जून और 17 जून की जितनी भी करंट अफेयर्स बनेगी उन सभी को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक बात और देखिएगा कि आप लोगों का इस क्लास के प्रति कैसा रिस्पॉन्स है, कैसी समझ आ रही है, उस क्लास का आपने कमेंट करके बताना है कि ये क्लासेज आप लोगों का सीरीज जो चल रही है ये कैसी लग रही है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए केवल करंट अफेयर ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए हिंदी की क्लासेस भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी क्लासेस के बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों की कैसी क्लास लग रही है। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो आज की करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि आज का दिन, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आज का दिन। आज है 17 जून और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बात करेंगे ये कि आज का जो दिन है ये मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। कि 17 जून का जो दिन है ये मरुस्थलीकरण, ठीक है, और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। बात आई समझ में। उसके बाद बढ़ेंगे कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है 1995 में करी गई थी। लेकिन अगर बात करें घोषणा की, तो घोषणा सदैव ऐसे होता है कि अब की बार घोषणा कर दी, अगले बार से इसको मनाया जाएगा। तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा करी थी, लेकिन पहली बार मनाया कब गया था? 1995 में मनाया गया था, ठीक है। अब इसका मनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बंजर और जो सूखे प्रभाव के जो क्षेत्र है, बंजर और सूखे प्रभाव से जो मुकाबला करना और उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। केवल मुकाबला करना ही नहीं बल्कि लोगों में जागरूकता फैलाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। आखिरी बात और समझेंगे क्योंकि ये मरुस्थलीकरण सूखे से संबंधित है। तो यहां से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के बारे में कई बार पूछा जाता है। वे हैं भारत के प्रकाश जावड़ेकर, ये भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न से समझ में आई। उसके बाद बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न अब आप लोगों की स्क्रीन पे है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। ये एक, देखिए, सूचकांक के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। यहां से इसलिए मैं आपको हर सूचकांक को अच्छी तरह से खोल करके पूरी जानकारी आपको प्रदान करता हूं। तो देखिएगा, आज का है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो है ये जारी किया गया। आज का टॉप प्रश्न है ये आज का टॉप प्रश्न है। लेकिन इसमें पूछा यह गया कि जिसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, कौन सा राज्य रहा जो कि इसमें पहले स्थान पर है। तो पहला प्रश्न टॉप आज का प्रश्न है, जिसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। यानी कि आप ध्यान करिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वो एनीमिया से निपटने के लिए सबसे पहले स्थान पर रहा है। लेकिन और जानकारियां इसमें छुपी हुई है। पहले हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जिसके सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की जो कार्यवाहक राज्यपाल है, गवर्नर है, वो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और उसके बाद में राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। उसके बाद में है हिमाचल प्रदेश, सीएम की अगर मैं बात करूं तो जयराम ठाकुर। राज्यपाल की अगर बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय। अब एक प्रश्न और आता है, यहां से है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि राज्यपाल कौन है? राज्यपाल फिर से आनंदीबेन पटेल। क्यों? क्योंकि आनंदीबेन पटेल केवल उत्तर प्रदेश की तो राज्यपाल है ही, साथ साथ में वो एडिशनल राज्यपाल जो है वे मध्य प्रदेश की भी है। लालजी टंडन की मृत्यु के पश्चात, उनको मैंने बताया था आपको कि लालजी टंडन जो थे उनकी, वो पहले राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु के पश्चात ये एडिशनल जो प्रभार सौंप दिया गया था, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया गया था। ये अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये जानकारियां मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था टॉप का प्रश्न है। टॉप का प्रश्न है तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा? 64.1 स्कोर के साथ में मध्य प्रदेश रहा पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ओडिशा। 59.3 स्कोर के साथ में 59.3 स्कोर के साथ में दूसरे नंबर पर रहा ओडिशा। तीसरे नंबर पर रहा हिमाचल प्रदेश। स्कोर की बात करें तो 57.1 स्कोर के साथ में तीसरे स्थान पर कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपका सूचकांक है, ये जो आपका इंडेक्स है, ये जारी किसके द्वारा किया गया है? तो ये जारी किया गया यूनिसेफ के द्वारा। अब मैं अगर बात करूं तो ये एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो है इसको जारी करने की शुरुआत कब करी गई थी? तो ये तीसरा है।
अब की बार ये इसका तीसरा संस्करण है। तीसरा संस्करण है तो पहला संस्करण कब हुआ था 2018 में। और इसको जारी करने का, इस इंडेक्स को जारी करने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो एनीमिया रोग है इसके प्रसार को कम करना है। इस एनीमिया रोग के प्रसार को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये जानकारी यहां से मिली, लेकिन हमारी जानकारियां खत्म नहीं हुई अभी क्योंकि मैंने कहा था कि ये आपका टॉप प्रश्न है आज का। तो इसके बारे में आपको बताता हूं। यूनिसेफ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है वो यूनिसेफ की होती है फुल फॉर्म। बात करूंगा इसके बाद कि इसके कार्यकारी अधिकारी कौन है। हेनरिएटा होल्समैन फोर। हेनरिएटा होल्समैन फोर जो है वे इसके कार्यकारी अधिकारी है। मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां है, अमेरिका में है। ब्रांड एम्बेसडर, अब ये जो यूनिसेफ है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जो है वे यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, बात करते हैं आखिरी प्रश्न इसका, ये आखिरी जानकारी कि स्थापना कब हुई थी तो 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि अब हम बात करते हैं, क्योंकि एनीमिया से संबंधित है तो एनीमिया के बारे में भी थोड़ी बातें आप पढ़ लीजिएगा। एनीमिया को आसानी से हम कह सकते हैं कि रक्त अल्पता। अल्पता मतलब कम होना, के रक्त की कमी। अब मेरी बात समझिएगा, इस रोग का क्या होता है कि जो शरीर, जो हमारा रक्त है उसमें लाल रक्त कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो हमारा ब्लड है इसमें हीमोग्लोबिन की संख्या जो है वो कम हो जाती है, संख्या में गिरावट आ जाती है, संख्या में अल्पता आ जाती है, जिस कारण से ये रोग हो जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है उसका कार्य क्या है कि पूरे शरीर में हमारे पूरे शरीर, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो हमारा शरीर है इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करना ही हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं कि कारण क्या क्या है, क्या क्या और कारण है जिस कारण से ये रोग फैलता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं कि शरीर द्वारा जो लोह, आयरन बोलते हैं जिसको, जो आयरन के, जब आहार में आपका आयरन की कमी आने लगती है तो आपके सामने एनीमिया रोग हो जाता है। यानी कि आयरन जो है वो आपने खाना चाहिए, सेब में बहुत आयरन पाया जाता है। उसके बाद में पर्याप्त भोजन अगर हम नहीं ले पाते हैं, पर्याप्त एनीमिया के साथ, एनीमिया नहीं, पर्याप्त लोह वाला अगर हम भोजन नहीं करते, लोह वाला, तो उससे हम एनीमिया रोग को फेस करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बताता हूं कि इस रोग के लक्षण क्या क्या है। सबसे पहले थकान, कमजोरी महसूस करना, पहला लक्षण। दूसरी बात की जो त्वचा है, हमारा जो शरीर है इसके ऊपर की जो त्वचा है, होठ, आंख, नाखून और हथेलियां, ये सब पीले हो जाते हैं। जब ये रेड कलर के रहेंगे समझिएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा भरपूर है, लेकिन जब रेड के स्थान पर ये पीले पीले पड़ने लगते हैं, आप देखिएगा अपने हथेलियों को, अगर ये पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी तो आपने समझना है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। उसके बाद चक्कर आना, बेहोश होना, ये सब इसके लक्षण है। दिल की धड़कनें जो है वो भी एनीमिया रोग के कारण आपके दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ने लगती है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि शिशु और बच्चों का धीमा, अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के बारे में कहता हूं कि जो बच्चों का जो विकास है, बच्चों का डेवलपमेंट जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो जब कम होने लगे तो समझिएगा उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है। उसके बाद में मुंह, आहार नाल, आमाशय तथा आंतों में रक्तस्राव होना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक आखिरी जो महिलाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कि यौनिक रक्तस्राव और भारी मासिक स्राव जो होता है वो इस एनीमिया रोग के कारण ही होता है। तो ये पूरा हमने आज का टॉप प्रश्न मैं आपके सामने ले आया हूं, जिसके बाद में हम बढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, क्योंकि उम्मीद है ये लंबा जरूर रहा लेकिन इसमें से कोई जानकारियां मैंने छोड़ी नहीं है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसके द्वारा अब केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली जो है ये विकसित कर दी गई है, शुरू कर दी गई है, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। तो अब बताइएगा कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसके द्वारा ये जो नई प्रबंधन प्रणाली है, चोट प्रबंधन प्रणाली है, ये शुरू कर दी गई है। तो इसका आंसर देखिएगा खेल मंत्रालय, क्योंकि एथलीट खेल खेलते हैं और उनको चोट लगेगी तो कौन सा जिम्मेदार रहेगा, कौन सा मंत्रालय जिम्मेदारियां लेगा, तो खेल मंत्रालय ही लेगा। तो ये जो जानकारी है ये आपका आंसर भी इसका खेल मंत्रालय ही रहेगा। लेकिन बात यह है कि यहां से मैं आप लोगों के लिए इन मंत्रालय के मंत्रियों से तो अवगत करा दूं, आपका परिचय करा दूं कि जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके अधीन है, नरेंद्र मोदी, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन आपका अंतरिक्ष मंत्रालय भी है, परमाणु मंत्रालय भी है, साथ साथ में जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अगर आपको 2-3 दिन
पहले की वीडियो याद हो तो मैंने सारे मंत्रालय आपको उनके गिनवाए थे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है वो किसके अधीन है? ये है रामविलास पासवान के अधीन, ठीक है। उसके बाद में खेल मंत्रालय किस है? किरेन रिजिजू के अधीन। उसके बाद कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे। तो ये आपके यहां से 4 मंत्रालय और भी तैयार हो गए हैं। उसके बाद बात करता हूं आगे क्या जानकारियां हैं। इस प्रश्न की जानकारियां क्या है? घोषणा। इसकी घोषणा किसने करी है? तो इसकी घोषणा करी है केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। उसके बाद में कि योजना का पूरा नाम क्या है? इस योजना का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम। सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस योजना का पूरा नाम है। उसके बाद में बात करता हूं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिंपल सा है, जैसा मैंने आपसे बताया कि जो एथलीट है उनको भौगोलिक स्थान पर चिकित्सा और पुनर्वास सहायता प्रदान करना। अब एक बात समझिएगा, ये भौगोलिक स्थान नाम आया, भौगोलिक स्थान का मतलब क्या है? भौगोलिक स्थान का मतलब ये है कि जो आपका एथलीट है, जो भी एथलीट है, जो भी खिलाड़ी है, उसके आसपास का कहीं भी क्षेत्र का हो वो, लेकिन उसके आसपास में ही उसकी चिकित्सा करवाना, उसकी देखरेख करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बात करता हूं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। यहां से ये जानकारी आपको मिली, इतनी जानकारी आपको मिली। चलिएगा इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि कॉम्प्लिकेट 2020 ग्लोबल न्यूक्लियर स्पेंडिंग एक रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी करी गई और इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में जो पहले स्थान पर जो देश रहा है उसका नाम क्या है? तो बताइएगा। पहले स्थान पर सबसे ज्यादा जो आपने न्यूक्लियर स्पेंड किया है, जो न्यूक्लियर में खर्चा किया है, उसमें सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला देश का नाम पूछा गया है। देखिएगा कई बार इंग्लिश जरा सी देखते ही हम थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, ऐसा करना नहीं है। सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोबल विश्व में जो न्यूक्लियर स्पेंड हुआ है, जो खर्चा हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला देश आपका कौन सा है? यह है अमेरिका। तो समझ में आई बात समझ में आई। पहले इस प्रश्न का आंसर हुआ बी, लेकिन मैं थोड़ी बातें आपसे करूंगा। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो ये तो हमने चारों देशों के हमने पढ़ लिए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। उसके बाद में हम बात करेंगे इस प्रश्न की जानकारियां। ये प्रश्न की जानकारी ये है कि ये सबसे पहले तो बात करें कि ये जो इंडेक्स है, ये जो रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी करी गई? तो ये इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ICAN के द्वारा जारी करी गई है, जिसमें बात करते हैं कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों का कुल खर्चा कितना है? 2020 में जो कुल खर्चा रहा पूरे विश्व में वो रहा 72.6 बिलियन डॉलर का। पूरे विश्व भर की बात कर रहा हूं। और इसमें ये आंकड़ा जो 72.6 बिलियन है, ये पिछले वर्ष यानी कि 2019 में कितना था? तो ये था 71.2 बिलियन डॉलर। आई बात समझ में? देखिएगा 2019 में 71.2, 2020 में बढ़कर के 72.6 हो गया है। उसके बाद बात करता हूं सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश। सबसे ऊपर कौन रहा है? अमेरिका रहा। कितना खर्च कर दिया? 37.4 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं अमेरिका ने। दूसरी बात करते हैं, दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। 10.1 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं चीन ने। तीसरे स्थान पर कौन रहा? रूस। 8 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए रूस ने। और अगर तीसरी, ये तो टॉप 3 हुए, लेकिन भारत की बात करें तो भारत का नंबर कौन सा रहा? भारत का नंबर रहा है 6ठा, और 6ठे नंबर पर भारत रहा। अगर आपसे पूछूं कितना खर्चा किया, कि 2.4 बिलियन डॉलर, 2.4 बिलियन डॉलर के साथ भारत जो रहा वो 6ठे नंबर पर रहा। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। अब ये जारी करी गई है ICAN के द्वारा। ICAN की फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ये हुई इसकी फुल फॉर्म।
अब मैं बात करता हूं ये क्या है। तो ICAN जो है ये एक गैर सरकारी संगठन है जो कि परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रबंधन संधि के पालन और कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। समझ में, एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2007 में करी गई थी। बात करता हूं इस संगठन ने 2017 में नोबेल पुरस्कार भी जीता है। कौन से क्षेत्र का? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता है। किस संगठन ने? ICAN ने। कब? 2017 में नोबेल प्राइज भी जीता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 2007 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, गठन किया गया, स्थापना करी गई। उसके 10 वर्ष पश्चात 2017 में शांति के लिए इसने नोबेल पुरस्कार जीता है, जिसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और कार्यकारी निदेशक की मैं बात करूं तो बीट्राइस फिहन जो है वे इसके कार्यकारी निदेशक है। समझ में आई बात? चलिएगा, इतनी बात समझ में आई तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि G7 ग्रुप ऑफ 7 G7 के 47वें 47th लीडर समिट मतलब सम्मेलन के जो G7 का 47वां सम्मेलन हुआ है 2021 में, ये अवलोकन किया गया है, इसका अवलोकन किया गया है, जिसकी मेजबानी पूछी गई है। इसकी मेजबानी जो है कौन सा ऐसा देश है जिसने इसकी समिट की अवलोकन की मेजबानी करी है 2021 की? तो देखिएगा यहां से आप लोगों के सामने है यूनाइटेड किंगडम जो है ये आपका आंसर सही रहेगा। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये अवलोकन किया गया है। अब मैं बात करता हूं पूरे प्रश्न की कि ये कब से कब तक हुई थी कि 11 से 13 जून अभी समाप्त हुई है। 11 से 13 जून 2021 तक इसके अवलोकन की मेजबानी हुई थी। कहां पर? कॉर्नवाल कहां है? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में है कॉर्नवाल, जहां पर इसकी अध्यक्षता करी, इसकी मेजबानी करी गई थी। मेजबानी कौन से देश ने करी? यूनाइटेड किंगडम ने। अब बात करते हैं कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो देखिएगा, कभी मैं आपको बताऊं कि अभी सारे जो मंत्रिमंडल थे अन्य देशों के वो गए नहीं है, बल्कि ये वर्चुअल मोड पर करी गई है। वर्चुअल मोड मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये मीटिंग हुई है। और अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? बिल्डिंग बैक बेटर, कि दोबारा से अपने आप को अच्छा बनाना, इसका उद्देश्य, इसका विषय रहा। अब भारत देश के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्ग हेल्थ, दोबारा से अच्छी हेल्थ बनाना, ये नाम का कोई सत्र था। इस सत्र के मुख्य वक्ता भी कौन रहे थे? भारत देश के प्रधानमंत्री रहे थे। अब मेरी बात समझिएगा कि G7 में जो बड़ी बात करी गई वो ये थी कि G7 नेताओं ने चीन की जो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो BRI है, इस पहल का मुकाबला करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, एक इस BRI पहल को चुनौती देने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो कार्य है वो क्या है कि जलवायु, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, लैंगिक समानता, इन सभी क्षेत्रों के लिए पूंजी जुटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे G7। तो ये तो मैंने पहले बताया, G7 मतलब कि ग्रुप ऑफ 7, ये बात तो आपको समझ में आई। अब इस 7 में कौन कौन है? तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और यूरोपीय संघ का समूह है, यानी कि 7 ग्रुप ऑफ 7 है ये, जिसकी 2021 की प्रेसिडेंसी मतलब कि अध्यक्षता, तो 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अध्यक्षता मतलब मेजबानी किसके द्वारा करी गई? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूके के द्वारा करी गई है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 कहता है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2021 एक पुरस्कार है, क्योंकि आपके एग्जाम में पुरस्कार बहुत पूछे जाते हैं। तो पेन पिंटर पुरस्कार 2021 जो है, इससे किसे सम्मानित किया गया? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ही 2021 में किसी न किसी पुरस्कार से सम्मानित किए हुए हैं। अब लेकिन अब आपने छांटना ही है कि ये चारों में से इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, तिसी दंगा रेगंबा,
इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं चारों के बारे में। तो गीता मित्तल जो कि न्यायाधीश हैं, उनको एलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर CNR राव जो है उन्हें 13वां एनी पुरस्कार 2021 दिया गया। डॉक्टर जेन गुडाल जो है उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये सारे के सारे ही, अब आपने सम्मान एक नहीं पढ़ा बल्कि एक के स्थान पर आपने सम्मान कितने पढ़े हैं? आपने पढ़े 4 सम्मान। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स आती है आपकी कि चारों भी पुरस्कृत मिलेंगे। अब उनमें छांटना है आपने। ठीक है, आसान प्रश्न नहीं छांटना है आपने, मुश्किल प्रश्नों को हल करना है। चलिएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम लिख दिया गया है। जिसके बाद बात करता हूं कि वे जो हैं वे जिम्बाब्वे देश की एक विख्यात उपन्यासकार, उपन्यास रचने वाली, उपन्यास को लिखने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करूं अक्टूबर 2021 में उन्हें उनका नामित किया गया, मतलब उन्हें पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया, उन्हें पुरस्कार जो है इसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन अक्टूबर 2021 में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और दिस मोर्नेबल बॉडी के लिए एक उनकी रचना थी जिसका नाम है दिस मोर्नेबल बॉडी, इसके लिए उन्हें वर्ष 2000 का बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। उसके साथ साथ में उन्हें भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाने के लिए 2020 में गिरफ्तार भी कर लिए। पिछले वर्ष उन्हें, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जिस कारण से उन्हें सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और अगर मैं बात करूं पेन प्रिंटर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 12 वर्ष पहले 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी। और नोबेल पुरस्कार विजेता जो है नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, समझ में आई होगी बात, आसान बातें हैं। तो यहां से हमारे 5 प्रश्न समाप्त होते हैं और जैसे ही हमारे 5 प्रश्न समाप्त होते हैं हमारे सामने आता है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि ओडी आपको पता है गाड़ी है, एक गाड़ी है, निर्माता कंपनी है ओडी। इसने अब अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया है? तो देखिएगा, यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। जो आपका सही आंसर रहेगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक तो आप लोग कमेंट बहुत कम करके बताते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिएगा, अब मैं बात करता हूं कल का प्रश्न क्या है कि 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना? तो जैसा कि आपका सही जवाब आया था, आपको बहुत बहुत बधाई सही जवाब देने के लिए। आपका जो जवाब रहा वो था इजराइल अब ऐसा देश बना है विश्व का पहला जो कि अब मास्क मुक्त हो गया है। मतलब उन्होंने कोरोना वायरस पर काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल पा लिया है। ठीक है, चलिएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है ये किस शहर में किया जाएगा? नाटो का जो ये 2021 का शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा? तो देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं शहर की। यहां से आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बात करते हैं आगे कि सबसे पहले देखिएगा वियना शहर जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, क्योंकि राजधानी से संबंधित भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। अगर मैं बात करूं रेकजाविक कहां की है? तो आइसलैंड की राजधानी है। कौन सी है? रेकजाविक। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां तो आपको यहां से मिली है। अब मैं आपसे आगे बढ़ लेता हूं, इसके आगे चल के बात करते हैं कि ये जो शिखर सम्मेलन होगा ये ब्रुसेल्स में होगा। ब्रुसेल्स कहां है? बेल्जियम में है। और इसमें नई साइबर सुरक्षा नीति, तकनीकी क्षमताएं मजबूत करने, राजनीतिक परामर्श और सैन्य संबंधी जो मुद्दे थे उन पर चर्चा करी गई। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, क्योंकि ये नाटो की थी तो नाटो के बारे में बात करेंगे। नाटो की फुल फॉर्म क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी होती है फुल फॉर्म, जिसके बारे में बात करूंगा। मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, यानी कि मुख्यालय में ही इस सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। उसके बाद में इसके सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच जो है वे इसके सैन्य के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नाटो की स्थापना कब करी गई थी? 4 अप्रैल 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में करी गई थी, जिसके वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं। समझ में आई होगी बात। चलिएगा, इतनी बात समझ में आई तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि पोलैंड ओपन प्रतियोगिता में पहलवानी में भी कौन सी श्रेणी?
कुश्ती श्रेणी में स्वर्ण पदक जो है, गोल्ड मेडल जो है, ये किसने जीता है? तो किसने, कौन ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि इस प्रतियोगिता में, पहलवानी में, कुश्ती में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो यहां से देखिएगा विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का संबंध हरियाणा से है। फोगाट सिस्टर्स को आप सभी जानते ही होंगे। तो वहां से इनका जो है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। लेकिन चारों ने ही स्वर्ण पदक जीते हैं। कैसे? सिंहराज ने यूएई 2021 में जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। संजीत कौन है? उन्होंने 2021 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कितने किलोग्राम वर्ग में? तो 91 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पुरस्कार जीता था। बात करता हूं साइना नेहवाल। उन्होंने 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। किस खेल में? बैडमिंटन में जीता था। ठीक है। ये सारी बातें तो हमने केवल कहां से पढ़ी है? विकल्पों से पढ़ी है, केवल हमने ऑप्शन से पढ़ी है। लेकिन अब मेन बात करते हैं इस प्रश्न की जानकारी की। विनेश फोगाट ने जीता है कौन से वर्ग में? 53 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इस सीजन मतलब इस वर्ष में ये उनका कौन सा खिताब है? तो ये उनका तीसरा खिताब है। कौन सा खिताब है? तीसरा खिताब है। और साथ साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर तीसरा है तो पहला दूसरा कौन सा था? सबसे पहले तो उन्होंने मार्च में जीता मोटिया पेलिकॉन इवेंट में पहला स्वर्ण पदक। दूसरा एशियन चैंपियनशिप अप्रैल में जीता स्वर्ण पदक। ठीक है। तो 2 ये जीत लिए, तीसरा ये पदक, स्वर्ण पदक जीत लिए। उसके बाद में बात करते हैं कि उन्होंने फाइनल में हराया किसको है? तो उन्होंने फाइनल में क्रिस्टीना बेरेजा को हराया। और क्रिस्टीना बेरेजा कौन से देश की है? यूक्रेन की है। समझ में आई बात? चलिएगा, इतनी बातें समझ में आई तो अब आपके सामने आ जाता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि भारत का पहला बिजली मुक्त सीपीएपी उपकरण जो है, ये किसके द्वारा बनाया गया? किसने इसको एस्टेब्लिश कर लिया है? तो अब इसको एस्टेब्लिश किया है, बनाया है, निर्मित किया है आईआईटी रोपड़ ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के द्वारा इसको निर्मित किया गया है, विकसित किया गया है। जिसके बारे में बात करेंगे, पहले चार ऑप्शन आईआईटी कानपुर स्थापना कब हुई? 1959 में। डायरेक्टर कौन है? अभय करंदीकर। ठीक है। आईआईटी रोपड़ की स्थापना 2008 में हुई। निदेशक कौन है? राजीव आहूजा। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1961 में। निदेशक कौन है? डॉक्टर वी राम गोपाल राव। और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1968 में हुई थी। निदेशक कौन है? सुभाषिष चौधरी। तो ये सारी जानकारियां हैं, ये तो हमने ऑप्शन से पढ़ी है। ठीक है। ये जानकारियां तो हमने सिर्फ ऑप्शन से पढ़ ली है। जिसके बाद में मैं बात करता हूं कि आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया। अब देखिएगा, मैंने यहां पर कहा था कि सीपीएपी फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव, निरंतर सकारात्मक वायु दबाव, जो वायु मार्ग दबाव जो है वो इसकी हुई फुल फॉर्म। अब मैं बात करता हूं कि ये 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा। देखिएगा, जब मरीज होते हैं, जो बीमार होते हैं, अब उनको कितनी स्पीड से ऑक्सीजन चाहिए? उनको 1 मिनट में 40 से 80 लीटर वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बताया था कि नहीं? जब मैंने आपसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेटर और ये सब बातें बताई थी तो मैंने आपसे बताया था। टॉप करंट अफेयर में अभी भी वो वीडियो है, बेशक देख लीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 60 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर जो है ये ऑक्सीजन का पहुंचाती है मरीज के पास, जिससे कि वो ऑक्सीजन की उसकी क्षमता चलती रहती है। ठीक है। भारत की पहली ऐसी मशीन है जो कि बिना बिजली के, भारत देश की पहली ऐसी मशीन जो बिना बिजली के ही काम करती है। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर, साथ साथ में ऑक्सीजन पाइपलाइन भी तो होती है, दोनों तरह से कार्य कर सकती है। यदि ऑक्सीजन सिलेंडर है तब भी कार्य करेगी, यदि आपके पास ऑक्सीजन की पाइपलाइन से, तब भी ये सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम है। ठीक है। ये सारी जानकारियां यहां से पढ़ने के बाद प्रश्न नंबर 9 कि कौन सा ऐसा राज्य भारत का जिसने कि जैसे केंद्र सरकार देती है, भारत रत्न पुरस्कार देती है, पद्मश्री पुरस्कार देती है, पद्म विभूषण पुरस्कार देती है, भारत सरकार, केंद्र सरकार देती है। अब उन्हीं पुरस्कारों की तर्ज पर अब राज्य के पुरस्कार घोषित कर दिए। ये ऐसी कौन सी सरकार है? तो ऐसी सरकार है असम। लेकिन असम से पहले हम बात करेंगे, हरियाणा में लिखा है
तो हरियाणा के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी सरकार के हैं। राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो राज्यपाल है। गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली, क्योंकि आपके एग्जाम्स में मंत्रिमंडल भी आता है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं केंद्रीय मंत्रिमंडल, लेकिन आपके जो राज्यपाल हैं, आपके जो मुख्यमंत्री हैं, वो सारे प्रश्न भी यहां से आते हैं। इसलिए मैं आपको अलग से उनको नहीं पढ़ाता हूं, साथ साथ में रिवीजन कराता हूं। ठीक है, चलिएगा। असम राज्य ने घोषणा कर दी और ये कह दिया कि ये अगली साल से 2022 से शुरू कर दिए जाएंगे। कि अभी तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं, जो विधान मंत्रिमंडल है उसने घोषणा कर दी है कि भाई हम तो ऐसा करेंगे, पारित हो गया कानून, और अगली साल से ये जो आपके नए पुरस्कार हैं ये भी देने शुरू कर दिए जाएंगे। और ऐसे ही 3 व्यक्ति जो हैं, प्रत्येक वर्ष 3 व्यक्तियों को पद्म असम विभूषण दिया जाएगा। जैसा कि हमारा पद्म विभूषण होता है केंद्र का, ऐसा ही असम विभूषण हो गया। 5 व्यक्तियों को असम भूषण, जैसे भूषण केंद्रीय पुरस्कार होता है ऐसे ही उसको असम भूषण, और 10 व्यक्तियों को असम श्री जो कि पद्मश्री होता है, ऐसे ही असम श्री पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा जो है वे मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी बातें समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न हम आप लोगों की स्क्रीन पे है। आज का आखिरी प्रश्न है कि बिलीव, एक पुस्तक लिखी गई है बिलीव। अब ये आत्मकथा किस क्रिकेटर की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्रिकेटर अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो बिलीव नामक जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है, तो भारत के बल्लेबाज सुरेश रैना की ये अब आत्मकथा है। लेकिन इसका नाम ये नहीं है, बल्कि इसका पूरा नाम बाद में बात करेंगे। क्रिस गेल लिखा था ऑप्शन ए, जिसकी आत्मकथा का नाम क्या है, सेक्स मशीन। संदीप पाटिल की आत्मकथा का नाम क्या है, सैंडी स्टॉर्म। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माय वे। ये बातें आई समझ में, तो चलिएगा। बिलीव, ये क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा है, जिसका पूरा नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात और बता देता हूं। इस पुस्तक का जो नाम है, जैसा कि आपको पता है, सुरेश रैना ने बिलीव नाम का टैटू भी करा रखा है। और वो नाम किसने दिया था, वो देश के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें नाम दिया था, जिसका उन्होंने टैटू भी बनवाया। उसके बाद में उसी को आधार मान करके ही उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। समझ में आई ना बात। चलिए, इतनी बातें समझ में आई। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। एक बात जाते जाते आपको बताऊंगा कि आप लोग कमेंट जरूर किया करो। जो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं उसका आपने कमेंट जरूर करना है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।